सो स्टूडेंट्स, कोई भी सेल के अंदर बेसिक 3 ऑर्गेनेल तो होते ही है। वो कौन से 3 ऑर्गेनेल होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ये 3 आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मैं मेंशन भी कर देता हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, these are the 3 component that is present in every cell. Okay, so all the activities inside the cell, and the interaction of the cell with its environment are possible due to this feature. यानी जितनी भी एक्टिविटी सेल करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ या अपने अंदर, वो सारे के सारे ये 3 कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट की वजह से ही होते हैं। दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियस एंड नंबर 3 इज साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट कवरिंग ऑफ दैट पार्ट। ओके, तो व्हेन आई कॉल इट इज अ मेम्ब्रेन, ओके, तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवर। जैसे गाड़ी का कवर हम लोग लगाते हैं, तो गाड़ी के कवर को हम लोग साइंटिफिक भाषा में मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसी तरह से सेल के ऊपर का जो कवर होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो मेम्ब्रेन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो ये सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है। ओके, सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है, मतलब सेल अंदर होता है, इसके बाहर कवर होता है, तो बट अभी से सेल जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रह पाएगा। इसका मैं एक फिगर आपको करके बता देता हूं, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि सेल बना हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब मैं इसका सेल मेम्ब्रेन अगर बना दूंगा, तो एक थिन आउटर लेयर में बना दूंगा। ये थिन आउटर लेयर आप लोग देख पाओगे, तो ये थिन आउटर लेयर की वजह से दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ओके, और ये थिन आउटर लेयर की वजह से सेल जो है वो एनवायरनमेंट से अलग रह पाएगा। ओके, सो स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सेल जो है सेल मेम्ब्रेन की वजह से आउटर लेयर से अलग रह पाता है। Okay, so it is the most important part. Okay, and now the next topic is the plasma membrane allows to permit the entry and exit of the sum of the material in and out of the cell. और ये मेम्ब्रेन की वजह से ही कुछ चीजें एनवायरनमेंट से सेल में आ सकती है या सेल से बाहर जा सकती है। मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द कवरिंग। ओके, ये कवर होने की वजह से, अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और ये नोट करने के साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाइए। ओके, सो ये एक आउटर कवरिंग है जो क्या करता है एनवायरनमेंट से कुछ कंपोनेंट को अंदर आने देता है या सेल से कुछ कंपोनेंट को बाहर जाने देता है। तो इन एंड आउट, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं कि अंदर और बाहर जाने का मौका देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ मटेरियल को अंदर आने देता है, कुछ मटेरियल को बाहर जाने देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो पॉसिबल होता है। सो इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। The cell membrane, therefore it is called the selectively permeable membrane. स्टूडेंट, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट आपको एज अ पार्ट ऑफ, ये अलग अलग पॉइंट्स आप लोग मेंशन करके लिख देना। इट इज द पार्ट ऑफ अ होल शॉर्ट नोट। ओके, शॉर्ट नोट के तौर पे आपको सेल मेम्ब्रेन पूछ सकते हैं, एंड इट इज द पार्ट ऑफ अ शॉर्ट नोट। ये पार्ट है शॉर्ट नोट का। ओके, सो द सेल मेम्ब्रेन therefore it is called a selectively permeable membrane. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्टिव कंपोनेंट को ही वो अंदर आने देता है या सिलेक्टिव कंपोनेंट को ही वो बाहर जाने देता है। Okay, so how does the movement of the substance take place in and out of the cell? How do the substance move out of the cell? Some substances like carbon dioxide, oxygen move across the cell membrane by a process called diffusion. और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई, एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन सेल के अंदर बाहर जाता है, यानी सेल से बाहर जाता है या अंदर आता है, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। डिफ्यूजन में आपको सिखाने वाला हूं, आने वाले कई चैप्टर्स में हम लोग डिफ्यूजन की बात करेंगे। ओके, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन किस तरह से होता है ये भी मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको बताने वाला हूं। We saw that a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of the concentration is low. ओके, यानी ये मूवमेंट कहाँ पे होगा? डिफ्यूजन कैसे होता है, मैं इसके बाद वाले लेक्चर में, इसके बाद वाले यूट्यूब के लिंक में मैं आपको एक डिफ्यूजन का एक सिंपल एक्सपेरिमेंट भी स्टूडेंट्स दिखाने वाला हूँ। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। डिफ्यूजन कहाँ पे होता है वो पहले समझ लीजिए। तो डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से
जब लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में चीज जाती है वो हमेशा लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकती है, गैसियस के फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमेशा जब हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन चीज जब जाती है उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। Sometimes similar to this happens in a cell when, for an example, some substance like CO2, okay, which is the cellular waste and requires to be excreted out of the cell, accumulates a high concentration inside the cell. Okay, मान लो कि कभी कभी एक सेल है जिसके अंदर CO2 बहुत ज्यादा भर चुका है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मटेरियल अगर आपको एक डायग्राम करके बताऊं तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल है, ओके, ये सेल का न्यूक्लियस है और इसके बाजू में एक थीन लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल के अंदर CO2 का गैस जो है वो बहुत ज्यादा भर गया है, तो CO2 क्या होगा, उसको डिफ्यूज करके बाहर जाना पड़ेगा। और वो डिफ्यूज कब कर पाएगा, जब सेल मेम्ब्रेन से वो पास होगा तब पास कर पाएगा, तब वो जा पाएगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन से होते ही उसको CO2 को बाहर जाने का मौका मिलेगा। ओके, सो CO2 कभी कभी बढ़ जाता है, तो CO2, अब यहाँ पे CO2 बढ़ गया है, मतलब अंदर का जो सेल है वो कौन सा एरिया हो गया है, दैट इज द एरिया ऑफ, वी कैन से अ हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया। ओके, दैट इज द एरिया कॉल्ड द हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया। और बाहर का जो एरिया है दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। ओके, तो चीज कहां से कहां पे जाएगी, व्हेन विंड चलती है ना, विंड कब चलती है, ओके, इट इज द फ्लो ऑफ एयर। लेकिन एयर कैसे फ्लो होती है, एयर फ्लोज फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया। सिमिलरली डिफ्यूजन प्रोसेस भी किस तरह से होता है, द component moves from a high concentrated area to a low concentrated area and that process is called a diffusion। उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम लोग diffusion बोलेंगे। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आगे, इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कंसंट्रेशन, ओके, so we saw that there is a spontaneous, हाँ ये हो गया हमारा, यस, यहाँ पे ये मैंने समझा दिया, आउटसाइड अ सेल, यस। एंड उसी तरह से आप क्या बात कर सकते हो, मान लो कि सेल है, सेल के एनवायरमेंट के बाहर, एनवायरमेंट में O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो वो टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ज्यादा है वो सेल के अंदर आएगा। ओके, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होके वो जो गैस है वो इनसाइड मूवमेंट लेगा। ओके, तो ये दो मूवमेंट आपको पता होने चाहिए, ये दो मूवमेंट से आप लोग इनको ये जो डिफ्यूजन है वो आपको पता चल पाएगा। कौन से दो मूवमेंट की हम लोगों ने बात की, नंबर वन, ऑक्सीजन जब एनवायरमेंट में ज्यादा है तो बाहर का जो एनवायरमेंट है दैट इज कॉल्ड द हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, और सेल के अंदर का जो एनवायरमेंट हो जाएगा दैट विल बी द लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। इन दैट केस स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि आप मान लो कि ये वापस से सेल दिया हुआ है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये आजू बाजू में क्या बनाया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन बनाया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट मतलब बाहर में ऑक्सीजन ज्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो डिफ्यूजन होके ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला जाएगा और यहाँ पे O2 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले एनवायरमेंट में क्या था, इट वाज अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, अंदर क्या था, इट वाज अ लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। तो हमेशा ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में स्टूडेंट्स वो आएगा। ओके, सो इसको ही हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसा ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन कब तक अंदर आएगा, ऑक्सीजन जब आता है तो कब तक अंदर आता है, तो जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एनवायरमेंट का कॉन्सेंट्रेशन और कंपोनेंट के अंदर का सेल का कॉन्सेंट्रेशन जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये ऑक्सीजन अंदर आना चालू रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये ऑक्सीजन तब तक अंदर जाएगा जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, जब तक बाहर का एनवायरमेंट का कॉन्सेंट्रेशन अंदर के एनवायरमेंट के कॉन्सेंट्रेशन तक इक्वल ना हो जाए तब तक ये गैस अंदर फ्लो होना चालू रखेगा। ओके, सो स्टूडेंट ये भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक दैट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, वाटर। तो वाटर भी इसी तरह से डिफ्यूज होता है, सेल के अंदर जब वाटर होता है तो वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए, देखिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज का एक मिनट मतलब समझा देता हूँ। देखिए पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, वाटर ऑल्सो ऑबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये भी आपको लिखना है। वाटर के साथ भी क्या होता है, वाटर ऑल्सो ऑबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वाटर में भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है।
Okay, the movement of water molecule through such a selectively permeable membrane is called osmosis. और ये प्रोसेस को जब वाटर का मूवमेंट होता है तब हम लोग वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को है डिफ्यूजन. ओके, इट इज अ डिफ्यूजन ओनली. बट ये जो डिफ्यूजन है जब वाटर से रिलेट होता है तब हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. नाउ द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द वाटर. Thus, osmosis is the passage of the water from a region of the high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of the low concentration till equilibrium is reached. Equilibrium is reached का मतलब क्या होता है कि जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये मूवमेंट जो है ऑस्मोसिस का वो चालू रहेगा. स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बोला है कि सेल के अंदर जो है वाटर की कमी है, एनवायरमेंट में वाटर ज्यादा है, तो वो टाइम पे क्या होगा कि बाहर के एनवायरमेंट से पानी जो है, वाटर जो है वो अंदर डिफ्यूज होने लगेगा. और जब ये अंदर डिफ्यूज होने लगेगा तो वो प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस. और ये ऑस्मोसिस कब तक चालू रहेगा? तो ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता तब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो चालू रहेगा. Okay, and the process of diffusion where water is taken an account of or water is concentrated, that process student is called osmosis. क्या बोलेंगे हम लोग उसको? That process is called osmosis. Okay student, so now moving further. Okay, one of the following three things could occur if the medium of the surrounding of the cell has a higher water concentration than the cell, the meaning that outside the solution is very dilute, the cell will gain the water by osmosis, and such a solution is called the hypotonic solution. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आपको तीन एक तरह से डेफिनेशन आने वाली है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी हम लोग देखने वाले हैं. यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोला गया है. इफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन द वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो हम लोग इसको अब समझते हैं क्या बोला गया है. ओके, इसमें ये बोला गया है कि सेल है, देन सेल न्यूक्लियस एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, sorry, a plasma membrane or we can say a cell membrane, or it is also called the selectively permeable membrane. Okay, it is called a selectively permeable membrane. अब ये selectively permeable membrane जो है स्टूडेंट्स, सो इसमें क्या होगा कि वाटर जो है बाहर, जो एनवायरमेंट में वाटर जो है वो ज्यादा है, एनवायरमेंट में वाटर ज्यादा है. अब ये एनवायरमेंट में वाटर ज्यादा है मतलब क्या है? एनवायरमेंट जो है वो ज्यादा डाइल्यूट है, एनवायरमेंट इज डाइल्यूट. ओके, तो जब एनवायरमेंट डाइल्यूट होगा और अंदर सेल के अंदर जो है पानी की कमी है तो वाटर क्या होगा? अंदर आएगा. और ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. देन इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, so water molecules are free to pass across the cell membrane in both the direction, but the more water will come into a cell then it leave. Okay, ये जो ऑस्मोसिस यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन जब खुलेगा तो हो सकता है कि यहाँ का पानी भी यहाँ पे जाए और यहाँ का पानी भी यहाँ पे आए, लेकिन ज्यादातर पानी क्या करेगा, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन लेस है. तो ज्यादातर क्या होगा कि सारा पानी अंदर आने के लिए फोर्स लगाएगा एंड दैट इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. उसको हम लोग स्टूडेंट क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है, बट द मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन इट विल लीव, and the net result is that the water enters the cell and cell is likely to swell up. Yes students, so most important यहाँ पे क्या दिया हुआ है? cell is likely to swell up. मतलब सेल जो है वो पानी की वजह से क्या हो जाएगा? इट विल स्वेल अप. ओके, तो ये आपको याद रखना है, सेल क्या हो जाएगा? इट विल स्वेल अप. स्वेल अप का मतलब क्या होता है कि वो फूल जाएगा, क्योंकि पानी जो है उसमें ज्यादा चला गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से, तो वो फूल जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड द स्वेलिंग अप ऑफ द सेल. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द स्वेलिंग अप ऑफ द सेल. ओके स्टूडेंट, सो नाउ द सेकंड पार्ट हम लोग इसमें बात करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या लेंगे हम लोग? नाउ इफ द मीडियम, सेकंड पार्ट, yes, if the medium has exactly the same water concentration as the cell,
then there will be the no net movement of the water across the cell membrane and such a solution is known as a isotonic solution. तो ऊपर हम लोगों ने जो बात की थी वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की थी, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जैसे कि सेल दिया गया है, सेल का ऊपर का जो लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो भी दिया हुआ है आपको, और ये न्यूक्लियस भी दिया हुआ है। अब पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ पे भी सेम है और अंदर भी सेम है, दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम सेम है। तो इसमें क्या होगा कि पानी का मूवमेंट होगा ही नहीं क्योंकि दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है ना। पानी का मूवमेंट तो कब होगा जब एक बाजू जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है और दूसरी बाजू लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। तो पानी जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में जाएगा, लेकिन अगर दोनों बाजू सेम कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो पानी का मूवमेंट होगा ही नहीं, और वो टाइम पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। पानी का मूवमेंट थोड़ा बहुत होगा लेकिन जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर चला जाएगा एंड देन सेल विल ऑफ द सेम साइज, सेल विल स्टे इन द सेम साइज। तो जो सेल है वो अपने साइज में ही रहेगा। कब, जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे तब। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में स्टूडेंट क्या होगा कि सेल का जो पानी के अंदर का जो मूवमेंट है, जितना पानी बाहर जाएगा उतना पानी ही अंदर आएगा। सो सेल जो है वो क्या होगा स्टूडेंट, कि सेल जो है उसकी साइज बदलेगी नहीं, उसका शेप चेंज नहीं होगा एंड दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इफ द मीडियम हैज द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, if the medium has the lower concentration of water than the cell, meaning it is very concentrated solution, the cell will lose the water by the osmosis and such a solution is known as a hypertonic solution। तो अब थर्ड कंपोनेंट में बात की हुई है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो अब हाइपरटोनिक में क्या होगा वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, फोकस कीजिए मार्कर की ओर। तो अब हम लोग हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में स्टूडेंट क्या होगा कि सेल जो है इसका पहले से इसके अंदर ये सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी मैं बना लेता हूं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है और बाहर जो है पानी की कमी है, मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन लो है, अंदर हाई है बाहर लो है, तो पानी को मूवमेंट कहाँ पे करना पड़ेगा, इट विल हैव टू फ्लो आउटसाइड, हाई टू लो जाएगा तो पानी यहाँ पे बाहर चला जाएगा and this concentration where the water loses the water leaves the cell and the result is cell will shrink। सेल जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। thus the osmosis is a special case of the diffusion through a selectively permeable membrane। इस केस में क्या होगा कि वाटर जो है ऑस्मोसिस के कारण वाटर जो है वो लूज होगा सेल में से एंड दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज ऑफ द सेल। ओके, उसके कारण सेल जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब क्या हो जाएगा कि वो साइज में थोड़ा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। दस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हाइपरटोनिक आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, सो हियर इट इज एन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी में ओके यस ऑस्मोसिस विद एन एग। ओके, सो एक्टिविटी जो है वो हम लोग बाद में बात करते हैं, उससे पहले हम लोग एक पैराग्राफ बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स tend to gain the water through the osmosis. Absorption of water by the plant roots is also an example of the osmosis। हम लोग पानी कहाँ पे डालते हैं स्टूडेंट, जब हम लोगों को प्लांट को पानी देना होता है तो हम लोग जो पानी है उसके रूट्स में डालते हैं, लेकिन रूट्स जो है पानी अंदर किस तरह से लेता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑस्मोसिस। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो पानी जो है वो अंदर चला जाता है, पानी जो है वो रूट्स के जो सेल होते हैं वो पानी को अंदर ले लेते हैं क्योंकि रूट्स में पानी की कमी होगी, बाहर पानी ज्यादा है, एनवायरमेंट में पानी ज्यादा है, इसके अंदर पानी कम है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल के अंदर पानी की कमी है, बाहर पानी ज्यादा है, तो सेल पानी को अंदर बुलाएगा, तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। जब दोनों जगह पानी इक्वल है तो उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। जब पानी बाहर ज्यादा है
और सॉरी, जब पानी अंदर ज्यादा है और बाहर पानी की कमी है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। Thus, diffusion is an important, यानी ये जो diffusion की हम लोगों ने बात की स्टूडेंट, it is an important in the exchange of the gases and the water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtain the nutrition from the environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport using the energy. The plasma membrane is flexible and it is made up of the organic molecules called the lipids and protein. However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्टूडेंट बना हुआ है, यानी जो लेयर बना हुआ है सेल के आजू बाजू में, ये सेल के आजू बाजू का जो लेयर बना हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है कि ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है, और ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है, मतलब इसको हम लोग इजीली नहीं देख पाते, इसको हम लोग देख सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। यानी ये जो कवर जो बनाया हुआ है ये सेल के आजू बाजू में, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ lipids and proteins. Okay student, so आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। In the next lecture we are going to talk further